बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है इट इज़ अबाउट इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। और इसी के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन भी पढ़ना है जो कि स्टूडेंट्स है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम ये देख लेते हैं हमारे पास इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन बेटा होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कि बेटा आपके पास एक मैस एम है या आपके पास एक हार्ड स्फेरिकल बॉल है। अब सर्टन हाइट आप उसको अपलिफ्ट करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट बेटा अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं तो फ्रॉम कोलिजन विद अर्थ, अगर स्टूडेंट्स तो आपका मैस या आपकी बॉडी या स्टूडेंट्स बॉल आफ्टर रिबाउंडिंग या आफ्टर कोलिजन स्टूडेंट्स उसी हाइट तक बेटा वापस आ जाए जहाँ से आपने उसको ड्रॉप किया था, तो स्टूडेंट्स इस तरह के कोलिजन को बेटा हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जब आपने जिस हाइट से उस बॉल को या मैच को ड्रॉप किया था आफ्टर कोलिजन विद अर्थ या फ्रॉम दैट सरफेस जहां पे आपने उसकी कोलिजन बेटा परफॉर्म कराई, तो उसी हाइट तक अगर वो वापस आ जाते हैं तो इस तरह के कोलिजन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। और स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट हाइट तक वो तभी वापस आते हैं आफ्टर कोलिजन अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी के अंदर कोई लॉस ना हो। तो बेटा इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन, एक इस तरह का बेटा हमारे पास कोलिजन in which kinetic energy of system remain conserved, जिसके ना बेटा आपके पास सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मीन्स के बिफोर कोलिजन जो टोटल उसके काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन भी बेटा उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। इस बात को बेटा हम लिख भी लेते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, या बेटा इसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। या फ्रेंड्स इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के कोलिजन के अंदर नो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर बेटा कोई लॉस हमारे पास नहीं आएगा। फ्रेंड्स सपोज करें कि हमारे पास एक हॉट बॉल है बेटा, उसके अप सर्टेन हाइट आप जमीन को फॉल करवाते हैं, अगर वो बॉल दोबारा उसी हाइट तक स्ट्रेंथ से रिबाउंड हो जाए तो इस तरह की कोलिजन को बेटा हम नाम देते हैं कि हमारे पास कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। और फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास सारी जो कोई भी कोलेजन है बेटा वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, उसके अंदर बेटा लॉसेस लाजमी आते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ आपको मालूम है जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं उनकी बॉडी के अंदर बेटा क्या होती है, डिफॉर्मेशन होती है। तो डिफॉर्मेशन होती है स्ट्रेंथ, किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए जब उन बॉडी की शेप के अंदर डिफॉर्मेशन होती है तो डिफॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमारे पास होती है यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है। लेकिन स्ट्रेंथ याद रखिएगा कि हमारे पास इलास्टिक कोलेजन के अंदर स्ट्रेंथ बॉडी की शेप के अंदर बेटा जो कोलेजन होती है वो स्ट्रेंथ क्या होती है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है।
दूसरी तरह के स्ट्रेंड्स हमारे पास कोलेजन है बेटा, इन इलास्टिक कोलेजन। तो देखिए बेटा उसको डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेंथ इलास्टिक है। दूसरी बेटा हमारे पास कौन से इन इलास्टिक स्ट्रेंथ अंडरस्टूड बात है कि जिसके अंदर सपोज स्ट्रेंथ अप टू सर्टेन हाइट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा आप एक ऑब्जेक्ट या मैस एम को ड्रॉप करते हैं, अगर वो बॉडी स्ट्रेंथ दोबारा उसी हाइट तक नहीं पहुंच पाती तो इस तरह के स्ट्रेंथ कोलिजन को बेटा हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और तो स्ट्रेंथ उसके ना देखें जब अप टू सर्टेन हाइट उसके पास जो एनर्जी थी आफ्टर कोलिजन वो उसी हाइट तक स्ट्रेंथ दोबारा वापस नहीं पहुंच पाती, तो इट मीन्स कि उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेटा उसके अंदर क्या होते हैं, लॉसेस आते हैं। कौन से लॉसेस फ्रेंड्स, आपको मालूम है जब भी बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं उनका टकराव होता है स्ट्रेंड्स, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है स्ट्रेंड्स, साउंड प्रोड्यूस होती है। मीन्स के फ्रेंड्स इस तरह की जो हमारे पास मीन्स की जो उसकी टोटल एनर्जी है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा क्या होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इन इलास्टिक इक्वेशन in which kinetic energy of system does not remain conserved। जिसके अंदर स्ट्रेंथ हमारे पास बॉडीज क्या होते हैं स्ट्रेंथ परमानेंटली उसके अंदर बेटा क्या होती है हमारे पास डिफॉर्मेशन होती है, उसके हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इसको डिफाइन कर लें पहले कि इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की बेटा वो इक्वल नहीं होती फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी के। मींस कि हमारे पास वहां पे लॉसेस होते हैं। और फ्रेंड्स इसकी रीजन बेटा ये है कि जब इस तरह की इन इलास्टिक कोलिजन होती है फ्रेंड्स तो बॉडी की शेप के अंदर बेटा क्या होती है वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाती है। फ्रेंड्स सपोज करें बाहर हमें वो नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप किसी बॉडी के मोशन को बहुत ही स्लो करके देखें ना, लिसन फ्रेंड्स अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास एक जो स्क्वाश बॉल होती है बेटा बस बाहर बहुत हार्ड होती है, लेकिन जैसे उसको हिट लगाई जाती है तो वो एक जस्ट स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए फ्रेंड्स उसकी जो शेप के अंदर बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आती है। तो इसलिए फ्रेंड्स जब बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं या आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं वहां पे उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफॉर्मेशन आती है। तो उस डिफॉर्मेशन स्ट्रेंथ किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो स्ट्रेंथ इसके अंदर क्या होता है बेटा इन इलास्टिक कोलिजन कि यहाँ पे जो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वो लॉस्ट होती है, तो वहां पे उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आती है बेटा डिफॉर्मेशन आती है। तो स्ट्रेंथ हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेंथ वो इक्वल नहीं होती फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। सपोज करें अगर हमारे पास एक स्टील बॉल है उसको आप सैंडी फ्लोर मीन्स रेत के ऊपर फॉल करवा दें तो आप देखेंगे कि हमारे पास उस बॉल ने बहुत ही कम हाइट तक दोबारा रिबाउंड होना है। मीन्स कि उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेंथ वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बेटा इक्वल नहीं है। वहां पे हीट या साउंड के अंदर एनर्जी हमारे पास क्या होती है लॉस्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो चलते हैं स्टूडेंट्स उसकी तरफ। फ्रेंड्स एक बात और देख लें बेटा, चाहे हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो चाहे बेटा हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो स्ट्रेंथ, लेकिन जो हमारे पास टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। और फ्रेंड्स
टोटल एनर्जी बेटा हमारे पास कंजर्व रहती है और साथ में स्ट्रेंथ टोटल मोमेंटम आल्सो रिमेन conserved in all type of कोलेजन, चाहे स्ट्रेंड्स हमारे पास इलास्टिक कोलेजन हो चाहे बेटा इन इलास्टिक कोलेजन हो। जो टोटल एनर्जी है बिफोर कोलेजन और आफ्टर कोलेजन, जो टोटल मोमेंटम है स्ट्रेंड्स बिफोर कोलेजन एंड आफ्टर कोलेजन बेटा वो हमारे पास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है, उसके स्ट्रेंड्स चेंज नहीं आता। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चंस हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन स्टूडेंट्स देखें बेटा सपोज करें इलास्टिक कोलिजन हमने बात करनी है और इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन बेटा रिमेन कंजर्व, और साथ स्टूडेंट्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को देखने के लिए। स्टूडेंट्स वन डायमेंशन मीन कि आपकी बॉडीज की जो कोलिजन होगी स्टूडेंट्स वो एक ही डायमेंशन मीन्स के स्टूडेंट्स एक ही एक्सिस के अलोंग होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए सपोज करें सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या क्या बातें लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या क्या लिखना है बेटा उसको देखें। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने लिखना है सपोज वी टेकन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो बॉल्स लेनी है और जो दोनों बॉल्स हैं स्ट्रेंड्स उनकी कंडीशन बेटा क्या है, उनकी कंडीशन स्ट्रेंड्स ये है कि जो दोनों बॉल्स हैं स्ट्रेंड्स हमारे पास क्या होने चाहिए। पहली कंडीशन स्ट्रेंड्स ये है कि बेटा हमारे पास होने चाहिए स्मूथ। स्मूथ मीन्स फ्रेंड्स बिल्कुल स्फेरिकल इन शेप होनी चाहिए, तभी हमें इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलेगा। दूसरी स्ट्रेंड्स हमारे पास होने चाहिए बेटा नॉन रोटेटिंग। स्ट्रेंड्स जो दोनों बॉल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव तो कर रही हूँ लेकिन स्ट्रेंड्स रोटेट करके ना चाह रही हूँ बल्कि स्ट्रेट मूव कर रही हूँ। अब स्ट्रेंड्स अगर रोटेटिंग होगी, अगर स्ट्रेंड्स रोटेट करके मूव करती हैं तो इट मीन्स कि उनकी कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है स्ट्रेंड्स वो रोटेशन के अंदर बेटा इस्तेमाल हो जाएगी। इसलिए आगे बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि हमारे पास सपोज करें टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग एंड हार्ड स्फेरिकल बॉल्स एंड स्ट्रेंड्स अगर बॉडीज रोटेट करेंगी तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेंथ रोटेशन के लिए बेटा इस्तेमाल हो जाएगी। अक्सर जो है टीचर एग्जांपल देते हैं लाइक स्ट्रेंथ हमारे पास जो बिलेट बॉल होती है बेटा उसकी कोलिजन की एग्जांपल लेते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ जो बिलेट बॉल है बेटा वो क्या करती है, वो रोटेट करती हुई जाती है। स्ट्रेंथ वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की एग्जांपल स्ट्रेंथ हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो स्ट्रेंथ देखिए सपोज करें हमारे पास यहाँ पे बेटा दो बॉल से एक के मैच को स्ट्रेंथ में m1 का नाम दे देते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ, और दूसरा मैच स्ट्रेंथ हमारे पास है जी m2। इसकी वेलोसिटी स्ट्रेंथ हमारे पास है m1, इसकी वेलोसिटी बेटा हमारे पास है, इसकी वेलोसिटी स्ट्रेंथ v1 है बेटा और m2 की वेलोसिटी स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है जी v2। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ना स्टूडेंट्स ने देखा कि हमें जो मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है स्टूडेंट्स। वो कौन सा सिस्टम चाहिए होता है स्टूडेंट्स, वो हमें चाहिए होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट अलग थलग के मीन्स के स्टूडेंट्स इन दोनों मैसेज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम इनको
सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इनक्लोज है बेटा किसके अंदर, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। और फ्रेंड्स ये हम बात करें किसके फ्रेंड्स से, हम बात करें बेटा बिफोर कुलियन। अब बिफोर कुलियन फ्रेंड्स हमारे पास जो मैथ m1 है बेटा, इसका मोमेंटम क्या बनेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला फ्रेंड्स हम जानते हैं, P इज इक्वल टू mv। तो फ्रेंड्स इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इसका मैथ हमारे पास m1 वेलोसिटी फ्रेंड्स v1, तो बेटा इसका मोमेंटम बनेगा हमारे पास m1 v1, इसका बनेगा फ्रेंड्स m2 v2। तो फ्रेंड्स हमने सपोज किया कि हमारे पास दो बॉल्स हैं जो कि हार्ड नॉन रोटेटिंग स्मूथ हैं, और फ्रेंड्स वो एक ही एक्सिस, और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी फ्रेंड्स हमारे पास एक ही लाइन के बस फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, अक्कर होना चाहिए, मीन्स के दोनों एक ही एक्सिस के अलॉन्ग बेटा क्या कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी, तभी इनके दरमियान फ्रेंड्स क्या होगी, कुलयन। और कुलयन के लिए बेटा एक बात और भी जरूरी है कि हमारे पास मास m1 है, इसकी जो वेलोसिटी स्ट्रेंथ v1 है, तो बेटा क्या होनी चाहिए, वो v2 से ज्यादा होगी, तभी इस बॉल ने जाके इसको बेटा क्या करने, हिट करना। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैसेज है m1 एंड m2, और इसका मोमेंटम स्ट्रेंथ m1 v1, इसका मोमेंटम स्ट्रेंथ m2 v2। आफ्टर सम टाइम t दोनों मैसेज के दरमियान आपस में क्या होगी, कुलियन, m1 ने जाके कोलाइड करना बेटा किसके साथ, m2 के साथ। जब इनके दरमियान स्ट्रेंथ कुलियन होगी, जब टकराव होगा स्ट्रेंथ, तो कुलियन के बाद आपको मालूम है जो मैसेज है उनकी वेलोसिटी स्ट्रेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। हम कंडीशन नेक्स्ट लिख लेते हैं, ये स्ट्रेंथ बिफोर कुलियन, नेक्स्ट बेटा हम क्या देते हैं, आफ्टर कुलियन। तो अगेन स्ट्रेंथ देखें, ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर स्ट्रेंथ हमारे पास बेटा ये आपका मैथ m1, ये मैथ m2। अब स्ट्रेंथ होगा क्या कि मैसेज सिर्फ सेम रहना है, लेकिन आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी, चेंज। मींस कि जो m1 है स्ट्रेंथ इसकी सपोज कर लेते हैं, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी स्ट्रेंथ बन जाती है v1 डैश, और बेटा इसकी वेलोसिटी बन जाती है v2 डैश। तो स्ट्रेंथ आफ्टर कोलिजन इसका बेटा मोमेंटम क्या बनेगा, मोमेंटम के फार्मूले के मुताबिक p इज इक्वल टू mv, और इसका मोमेंटम बनेगा स्ट्रेंथ हमारे पास m1 v1 डैश, इसका बनेगा स्ट्रेंथ m2 v2 डैश। अगर फ्रेंड्स हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, फ्रेंड्स इसको लिख लेते हैं ब्लैक के साथ, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to the total final momentum after। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन स्ट्रेंथ टोटल के लिए बेटा हमने दोनों मैसेज के जो मोमेंटम मेटम को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास इसका मोमेंटम क्या था स्ट्रेंथ m1 v1 प्लस स्ट्रेंथ क्या चाहिए हमारे पास m2 v2 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ आफ्टर कोलिजन बेटा हमारे पास क्या बना था m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स में क्या करना है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये करना है कि जो सेम मैसेज है बेटा उनको आप एक तरफ ले आए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप M1 को इस तरफ ले आए और M2 को स्टूडेंट्स आप इस तरफ लेके चले जाइए। तो M1 V1 माइनस M1 V1 डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट्स M2 V2 डैश स्टूडेंट्स इक्वल के इस तरफ जाके क्या बनेगा माइनस M2 स्टूडेंट्स बनेगा V2। अब बेटा क्या होगा कि इसके अंदर से कॉमन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसके अंदर से कॉमन बेटा आ रहा है M1 V1 माइनस V1 डैश, इसके अंदर स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है M2 V2 डैश माइनस। फ्रेंड्स हमने बात की थी कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, जो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन और फ्रेंड्स साथ में जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या रहती है हमारे पास सेम। और फ्रेंड्स हमने देखा कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने एक और बात भी देखी थी, और फ्रेंड्स वो क्या थी कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के अंदर फ्रेंड्स जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वो क्या रहती है कंजर्व। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स in case of elastic collision जितने स्ट्रेंथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी स्ट्रेंथ उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो स्ट्रेंथ हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब स्टूडेंट्स देखें इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स होती है हाफ mv का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी का आपने इसका मैथ कितना बेटा m1 वेलोसिटी कितनी है v1। तो स्टूडेंट्स मैथ m1 की जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बेटा हमारे पास बनेगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर। साथ में स्टूडेंट्स हमें टोटल चाहिए बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, तो m2 की स्टूडेंट्स बनेगी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन देखिए बेटा हमारे पास क्या बनेगी हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटीज ने क्या होना स्टूडेंट्स चेंज आफ्टर कोलिजन, v1 की बनेगी v1 डैश और स्टूडेंट्स v2 बन जाएगी हमारे पास v2 डैश। तो ये स्टूडेंट्स बनेगी हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। सेम स्टूडेंट जो स्टेप आपने यहाँ पे किया था वही स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पे भी करना है कि सेम मैसेज को आपने इक्वल के एक तरफ लेके आना है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम अपना काम मजीद आसान कर लें कि हम यहाँ से 1/2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स 1/2 कॉमन ले लें। m2 v2 का स्क्वायर, यहाँ से स्टूडेंट्स 1/2 कॉमन ले लें, m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स क्या बनेगा m2 v2 डैश का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यह स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स सेम मैसेज को आपने इक्वल के एक तरफ लेके आना है, m1 v1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा m1 v1 डैश का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इक्वल के इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स ये भी माइनस हो जाएगा m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा m2 v2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा वही यहाँ से जितना आपने मैथ m1 को कॉमन लिया स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने मैथ m1 को क्या करना है बेटा कॉमन लेना है, v1 का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल स्टूडेंट्स m2 को बेटा कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आना था स्क्वायर आना था v2 डैश का। स्टूडेंट्स v2 डैश स्टूडेंट्स ये सिंपल हमारे पास बेटा आएगा v2, तो यहाँ पे आ जाएगा v2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने मैथ के लिए एक फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, वो फार्मूला आप सब जानते हैं। वो स्टूडेंट्स फार्मूला ये है कि हमारे पास जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स इक्वल होता है बेटा ए प्लस बी इंटू स्टूडेंट्स ए
माइनस बी मीन्स के देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसको स्टूडेंट्स हम एक दफा प्लस में लिख सकते हैं बेटा, और एक दफा बेटा हम किसके अंदर लिख सकते हैं, इसको माइनस के अंदर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका, इसे टर्म को नेक्स्ट लेके चलते हैं। m1 एक दफा स्टूडेंट्स प्लस में लिखिए, v1 प्लस v1 डैश, और साथ में स्टूडेंट्स क्या आ चुका, v1 माइनस v1 डैश। एक दफा प्लस में स्टूडेंट्स, एक दफा माइनस में। सेम स्टूडेंट्स इसको भी एक दफा प्लस में बेटा, और एक दफा आपने लिखना है किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो लेकिन यहाँ पे पहले क्या है स्टूडेंट्स, v2 डैश, तो हमारे पास क्या आएगा, v2 डैश माइनस v2। एक दफा माइनस में लिखा, इसको पहले स्टूडेंट्स प्लस में लिख लें, और बाद में बेटा इसको लिख दें माइनस के अंदर। स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन, इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये करना है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 ऑन इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को बेटा ऊपर रखें, इक्वेशन 1 के ऊपर डिवाइड कर दें। और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी इक्वल। तो जो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड वाली टर्म्स है उनको आपने लेफ्ट को भी डिवाइड करना है, और राइट साइड को स्टूडेंट्स आपने राइट साइड वाली टर्म के ऊपर ही क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। देखें बेटा, इसको पहले लिख लें ऊपर, m1 v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश। स्टूडेंट्स इसकी जो है हमारे पास लेफ्ट साइड वाली बेटा, इसको इस पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या है स्टूडेंट्स वो वाली, m1 v1 माइनस v1 डैश। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, बेटा आपने इक्वल लगाया, m2 v2 डैश प्लस v2 v2 डैश माइनस v2, और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, m2 v2 डैश माइनस v2। स्टूडेंट्स कोई चीज कैंसिल हो रही है, तो देखिए स्टूडेंट्स हो रही है जी बिल्कुल। m1 के साथ m1 का स्टूडेंट्स, और इस फैक्टर के साथ बेटा ये फैक्टर, m2 के साथ स्टूडेंट्स m2 कट जाएगा, और बेटा इस फैक्टर के साथ हमारे पास ये फैक्टर कट जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा बच्चों हमारे पास, ये स्टूडेंट्स बना हमारे पास v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या बना यहाँ पे, v2 डैश प्लस v2। नेक्स्ट फ्रेंड्स थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करनी है। अब मेरी बातें बहुत ही तवज्जो के साथ सुनिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें। तो बेटा देखिए, आप v2 को स्टूडेंट्स इस तरफ लेंगे, v1 माइनस v2, और स्टूडेंट्स v1 डैश को इस तरफ लेके जाएं, v2 डैश माइनस v1 डैश। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे v1 पहले है ना, यहाँ पे v2 डैश पहले। इक्वेशन में थोड़ी सी जो है सिमेट्री देते हैं, और सिमेट्री देने के लिए यहाँ पे भी हम v1 डैश को पहले लेके आते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से माइनस को ले लूँ कॉमन, तो बेटा ये हमारे पास बनेगा, जब माइनस को कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स अंदर वाली इक्वेशन के साइन स्टूडेंट्स हो जाएंगे चेंज। ये हमारे पास बनेगा v1 डैश, और ये स्टूडेंट्स बनेगा माइनस v2। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इस इक्वेशन को पढ़ें स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन को बेटा हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू द बॉल 2, रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू द बॉल 2, और ये भी स्टूडेंट्स रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल 1 विद रिस्पेक्ट टू द बॉल 2। देखिए स्टूडेंट्स देखिए, v1 और v2 वेलोसिटीज कौन सी है स्टूडेंट्स, ये तो बिफोर कोलिजन की थी। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं relative speed of ball 1 with respect to the ball 2 before collision is equal to the relative speed of ball 1 with respect to the ball 2 after collision, but students magnitude is reversed। या स्टूडेंट्स इसी बात को बेटा हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी वेलोसिटीज है बिफोर कोलिजन,
ये वो तब वेलोसिटीज हैं जब बॉल हमारे पास मैस m वाली अप्रोच कर रही थी मैस m2 को, और ये स्ट्रेंथ वो वेलोसिटीज हैं जब आफ्टर कोलिजन, जब उन्होंने स्ट्रिंग्स कोलाइड किया उनकी वेलोसिटी स्ट्रिंग्स की होती चेंज। तो इसी बात को बेटा हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, रिलेटिव स्पीड इज स्ट्रेंथ। रिलेटिव मींस के रिलेटिव समझते हैं स्ट्रेंथ, रिलेटिव मींस के स्ट्रेंथ। अब देखें मैं आपके सामने अगर स्ट्रेंथ पोस्ट करूं डेस्क पर खड़ा हूं, लेकिन अगर हम किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो हो सकता है मैं मूव कर रहा हूं, तो स्ट्रेंथ जो आपके पास मोशन है ना, ये स्ट्रेंथ रिलेटिव है। हो सकता है कि ट्रेन में एक पैसेंजर स्ट्रेंथ आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथ किसके ऊपर, रेस्ट के ऊपर है, लेकिन आउटसाइड द ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे या बाहर जो इंसान खड़ा है, जब बाहर जो स्ट्रेंथ फैलो खड़ा है उसके साथ में जो किसके अंदर, मोशन के अंदर है। यह स्ट्रेंथ एक और आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा अगेन वही फिगर बना लेते हैं, ये मैथ M1 है बेटा, ये मैथ M2, इसकी लास्ट स्ट्रेंथ A1 थी, इसकी लास्ट स्ट्रेंथ B2 थी। स्ट्रेंथ सपोज कर लें ये बिफोर कोलिजन। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि M1 ने M2 को अप्रोच करने, तभी तो कोलिजन होगी ना। अगर हम इनका दोनों का डिफरेंस लें ना, अब स्टूडेंट्स सपोज कर लें इसकी वेलोसिटी बेटा मैं ले लेता हूँ 40 मीटर पर सेकंड और इसकी स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। अब स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं स्ट्रेंथ, इसकी बेटा हम कर देते हैं 30 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स अब देखिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा बेटा इसकी कम, तो इसने इसके साथ क्या करना है, कोलाइड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज को देखें, क्या इसने 40 मीटर पर सेकंड के साथ इसको हिट करना है? नहीं स्टूडेंट्स, हमने क्या देखी, रिलेटिव वेलोसिटीज। अगर स्टूडेंट्स हम रिलेटिव वेलोसिटी को देखें स्टूडेंट्स, v1 माइनस v2 40 माइनस 30, तो स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटीज बेटा हमारे पास कितनी आएगी, ओनली 10 मीटर पर सेकंड। इट मींस जब इसने इसके साथ जाके हिट होना है तो इसने मजीद कि इसकी वेलोसिटी के अंदर स्टूडेंट्स कि इसने इसको M1 जब M2 के साथ स्टूडेंट्स हिट होने, तो कितनी वेलोसिटी के साथ बेटा हिट होने, ओनली 10 मीटर पर सेकंड, जो कि उनकी वेलोसिटीज का स्टूडेंट्स क्या था, डिफरेंस। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें आफ्टर कोलिजन, तो बेटा आफ्टर के लिए देखें इनकी वेलोसिटीज में क्या होना है, इंटरचेंज। M1 की स्ट्रेंथ बनेगी V1 डैश और बेटा M2 की बनेगी V2 डैश। अब इसने इसको धक्का देना है कितनी वेलोसिटी का, 10। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब कोलिजन होगी तो जब इसने इसको धक्का लगाने तो इसकी वेलोसिटी बेटा ज्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, कम। हम सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन इसकी हो जाती है स्ट्रेंथ 40 मीटर पर सेकंड और इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स अगर आप इनका डिफरेंस लें, डिफरेंस किसका लेंगे, V2 माइनस V1, ठीक है। इसी को स्टूडेंट समझे आगे सॉल्व किया, माइनस V1 डैश माइनस V2 डैश। अब स्टूडेंट्स V1 डैश बेटा हमारे पास कितने 30 और V2 डैश स्टूडेंट्स कितने 40, 30 माइनस 40 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें पहले इसकी ज्यादा थी बेटा जिसको अप्रोच कर रही थी, अब इसकी ज्यादा हो गई है ना, तो इससे ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करने हैं, तो इट मींस कि आफ्टर कोलिजन अब ये इसको अप्रोच नहीं कर सकती, बल्कि उन्होंने क्या होना, आपस में सेपरेट हो जाना है। तो इसी बात को स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स रिलेटिव स्पीड, इसको स्टूडेंट्स रेज कर रहा हूं, relative speed of approaching is equal to the strength relative speed of separation। और स्टूडेंट्स देखें जो रिलेटिव स्पीड ऑफ हमारे पास अप्रोच है, वो रिलेटिव स्पीड और सेपरेशन के बेटा उसके जो है हमारे पास दोनों इक्वल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उनका साइन क्या रहा, अपोजिट आ रहा है। मतलब उनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन साइन कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। इट मींस स्टूडेंट्स relative speed of approaching is equal to the
relative speed of separation। और स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इस तरह भी आ सकता है स्टूडेंट्स। या आपसे भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन दैट relative speed of approaching is equal to the relative speed of separation। इस तरह से भी आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन को स्टूडेंट्स पूछ सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी के हमने केसेस को डिस्कस करने हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। स्टूडेंट्स हमारे पास 4 केसेस हैं बेटा, उनको जो है स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं।